हेलो बच्चों, तो हम लोग अगले 20 मिनटों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। और ध्यान से शुरू से अंत तक सारे वीडियो को हर पार्ट देखिएगा, कोई भी सवाल रह ना जाए, क्योंकि ये सवाल मैंने चुन के लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के जिनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए, वरना एग्जाम में आ जाए और आप ना देख पाए तो रह जाएगा। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। सुपर इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे सरल फिजिक्स अरविंद सर यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। खैर, शुरू कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कई बच्चों का रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं सर उसका पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा अरविंद एकेडमी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर एक कोर्स आपको दिखेगा क्लास 12 फ्री पीडीएफ। तो ये इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं, यानी कि आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे, आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है। यहां पर मैं आपको अपडेट्स और गाइडेंस देता हूं, जिससे आपको जो आप मेहनत करें उसका 100% 100% रिजल्ट आपको मिल सके। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। श्योर शॉर्ट पीसीएम के क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। श्योर शॉर्ट पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी एक साथ है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड हैं, और साथ में मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये तो नहीं कहता कि डिट्टो छप जाएंगे, पेपर नहीं आउट कराया है, लेकिन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, ये पक्का है। तो 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आते हुए बेटा मिलेंगे। और अच्छी बात क्या है या खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस यानी पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स की एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स फुल बुक के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके इसमें दिए हैं, सुपर इजी लैंग्वेज में। तो आप अगर मेहनत करने की ठान लें तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए, थोड़ा समय बचाकर एनसीईआरटी के ऊपर भी लगा लीजिए, कोर्स में आपके लिए सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद शानदार रिजल्ट आना पक्का है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई हेल्पफुल कोर्स मिलेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां पर मिलेगा। आप लेकर अपनी पढ़ाई को पक्का कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी न्यूमेरिकल लगाने की। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, फिगर 8.5। ये फिगर है, शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स। ये जो कैपेसिटर बनाया गया ये दोनों सर्कुलर प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इनका जो रेडियस है बेटा वो 12 सेंटीमीटर का है, मैंने भी लिखा है यहां पर, देखिए 12 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। इनके बीच का ये जो डी है, स्मॉल डी आप जो नॉर्मली कहते हैं, वो 5 मिलीमीटर है, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाई एन एक्सटर्नल सोर्स। इसको हम चार्ज कर रहे हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि इस फोटो में नहीं दिखाया गया है। बढ़िया, कोई बात नहीं। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। जो चार्जिंग करंट है वो 0.15 एम्पियर है। ये भी देखिए लिख दिया, आर की वैल्यू लिख दी, डी लिख दिया, प्लेट एरिया लिख दिया, और करंट भी लिख देंगे। देखिए प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और ये जो आर था ये आपने आर स्क्वायर लिख दिया, 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखते हैं पूछ क्या रहे हैं। तो पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सी निकालना है, जो कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी डीवी अपॉन डी। हमको एक तो सी निकालना है, दूसरा डीवी बाई डी निकालना है। तो चलिए सी निकालने की तरफ चलते हैं बेटा। तो सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना, ये तो हम जान ही रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट की हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 8.85 इंटू 10⁻12, और ये रहा एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहां से वैल्यू डाल दी, देखिए पाई इंटू 12 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर, और नीचे डी है 5 इंटू 10⁻³ दे रखा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में फीड कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 80.1 इंटू 10⁻12 फैरेड, यानी 80.1 पिको फैरेड।
ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। अब ये बात, ये एक पार्ट निकल आया। अब हम क्या कर रहे हैं, डीवी अपॉन डी टी कैसे आए। तो हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी हो गया। अब ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, करंट आई, और सी और डीवी अपॉन डी टी। तो डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो आई अपॉन सी कर सकते हैं। आई की वैल्यू दे रखी है 0.15, दे रखी थी ना कि इतनी करंट इसके अंदर जा रही है, और कैपेसिटेंस हमने निकाल रखा है यहां से 80.1 पिको फैरेड। वैल्यू रख दी 0.15 अपॉन 80.1 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व किया तो 1.875 इंटू 10⁹ वोल्ट पर सेकेंड, ये डीवी बाई डी टी निकल आया। हमने सी और डीवी बाई डी टी निकाल लिया। अब इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट हम करके देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, यानी इसके बीच में जो आईडी है वो हमको निकालनी है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये इस केस में कंडक्शन करंट के बराबर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर कंडक्शन करंट। तो यहां पर हमारी जो करंट थी वो 0.15 एम्पियर थी, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर कर दी, यानी ये वैल्यू उसके बराबर हो गई बेटा। अब अगली बात पूछ रहा है कि इस किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सॉरी बेटा। तो इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो किरचॉफ का पहला लॉ है, इस कैपेसिटर के लिए क्या वैलिड है। तो आंसर है जी हाँ वैलिड है, क्योंकि यहां पर I प्लस आई डी, आई प्लस आई डी का मतलब होता है IC प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी, यानी पूरे सर्किट को कहीं पर IC होगी तो कहीं ID होगी, ऐसे करके चलता है। तो ये यस, एज द सम आई प्लस आई डी इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, हम लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर 8.6 ये देखिए बना हुआ है, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस वगैरह दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कैपेसिटेंस दिया है 100 पिकोफैरेड। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी होगी, देखिए आर 6 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 100 पिकोफैरेड, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो 10⁻⁻10 फैरेड आ जाएगा। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई। ये देखिए एसी का, ये क्या है, एसी सप्लाई है। ये देखिए एस जैसा बनाते हैं तो एसी का सिंबल होता है। विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा लिख रहे हैं 300 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा आ गई 300 रेडियन पर सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट्स की आरएमएस वैल्यू बताओ। तो देखिए आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कह लीजिए, अपोजिशन टू द करंट, क्योंकि जहां पर अल्टरनेटिंग सोर्स लगा होता है वहां पर अपोजिशन टू द करंट जो कैपेसिटर ऑफर करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई, वी आर एम एस अपॉन एक्सी, और एक्सी की वैल्यू है 1/ओमेगा सी। तो ये ओमेगा सी ऊपर चला गया, वी आर एम एस इंटू ओमेगा सी, ये आ जाएगी आई आर एम एस। अब इसकी वैल्यू रख दो, वी आर एम एस कितना है 230 वोल्ट दे रखा था कि ये सप्लाई कितने की है, 230 वोल्ट। जब भी 230 ऐसे दिया हो, कुछ कहा ना हो, तब तक आप इसको आरएमएस वैल्यू मानेंगे। अगर उसको पीक वैल्यू कहना होगा तो बोलेगा सवाल में। तो 230 इंटू ओमेगा 300 आ गया, और सी की वैल्यू 10⁻⁻10 फैरेड थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी 6.9 माइक्रो एम्पियर इज द आई आर एम एस वैल्यू। पहला पार्ट आपका हो चुका है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बोला है इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और इस तार में जो करंट है, क्या वो दोनों बराबर है। तो ऐसी कैपेसिटर चार्जिंग में दोनों बराबर होता है। तो आईडी बराबर आईसी, भले आई ऑक्सीलेट करता हुआ मिले, यानी ऑक्सीलेटिंग आई है, बढ़ता हुआ घटता हुआ है, फिर भी ये आईसी प्लस आईडी, आईसी बराबर आईडी होगा। ध्यान रखिएगा ये कैपेसिटर चार्जिंग में बराबर होता है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि कोई भी हर जगह ये बराबर होता है, नहीं। आईसी आईडी हर जगह, इसके अलावा हर जगह बराबर है, ये नहीं होता ऐसा, ठीक है। इस कैपेसिटर चार्जिंग में बराबर हमेशा होता है, ये पकड़े रहिएगा, ये एक माइन्यूट या फाइन पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगली बात, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग।
लिखा है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। जो वेव का प्रोपोगेशन है यानी जिस डायरेक्शन वेव चल रही है वो अलोंग जेड डायरेक्शन चल रही है। वॉट यू कैन से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ये बताना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ पूछी, अभी बताते हैं, लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे ई और बी के डायरेक्शन की। आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लेना ही होगा, क्योंकि तभी आप ई क्रॉस बी करेंगे तो अंगूठा जेड की तरफ जाएगा, है ना। ई क्रॉस बी वेक्टर वाला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। इससे हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स की तरफ, एक्सेस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस की तरफ आवेगी। अब अगली बात कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज यानी 30 इंटू 6 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर। पूछा कितना है कि वेवलेंथ, तो हम जानते हैं लेमडा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन न्यू। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 30 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है और ये सरल है, बस थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए और गलती कोई मत कीजिएगा। ये आपका सवाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। ये एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की जहां पे रेडियो को, ट्रांजिस्टर को, मतलब सुनने वाला रेडियो होता है उसको ट्यून कर सकते हो। कह रहा है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालनी है। कितना सरल सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है। तो ये न्यू1 की वैल्यू है 7.5 मेगाहर्ट्ज यानी 7.5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और ये 12 मेगाहर्ट्ज तो 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें लेमडा करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो लेमडा क्या होता है सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू रखी 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू1 आ गया पहले वाला 7.5 इंटू 10 की पावर 6, कैलकुलेट किया तो 40 मीटर आ गया। अब इसके लिए लेमडा 2 निकाल लो बेटा, तो लेमडा 2 आ गया सी अपॉन न्यू 2। ये न्यू 2 तो दे रखा 12 मेगाहर्ट्ज। सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू 2 हो गया 12 इंटू 10 की पावर 6, ये जो वैल्यू लिखी थी बहुत आसानी से, ये 25 मीटर आ गया। तो इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, रेंज वेवलेंथ है 25 मीटर से 40 मीटर है। तो ये वेवलेंथ बैंड आ गया आपका 40 मीटर से 25 मीटर या 25 मीटर से 40 मीटर। ये उसका बैंड, वेवलेंथ बैंड हो गया। बहुत ही सरल तरीके से निकाल पाए। अगला सवाल करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल है लेकिन पूछा बहुत जाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट की वैल्यू है 510 नैनो टेस्ला। वॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, ई नॉट हमको निकालना है। तो हमको एक फॉर्मूला बी नॉट दिखाई देखिए 510 नैनो टेस्ला, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो 510 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला आ गया। अब बेटा जी क्या होता है, जो सी की वैल्यू होती है वो ई नॉट अपॉन बी नॉट। इस फॉर्मूले का बेटा जरूर ध्यान रखना, इस पे एक सवाल आएगा जरूर आपके एग्जाम में, छोटा ही आएगा, एक नंबर का, लेकिन ये पूछेंगे जरूर क्योंकि बहुत सरल है और बहुत फेमस है। अब यहीं पर अगर हमें निकालना हो ई नॉट, तो ये सी इंटू बी नॉट हो गया। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 इंटू 10 की पावर 8, और बी नॉट तो यहां पर आपको दिए ही था 510 नैनो टेस्ला, 510 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई कर दीजिए 153 या 153 न्यूटन पर कूलाम आपका आ गया आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात खत्म हो गई। इतना सरल सवाल लेकिन बोर्ड में आया हुआ है और आएगा भी, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखा है सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 120 न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मतलब और फ्रीक्वेंसी दो चीजें दे रखी हैं, हमको निकालना है, डिटरमाइन करना है। बी नॉट पता करना है, ओमेगा पता करना है, के पता करना है, लेमडा पता करना है, करेंगे। और दूसरा पार्ट बी है वो भी हम लोग करेंगे, एक्सप्रेशन ई और बी का। पहले हम ये चार क्वांटिटीज जिन्होंने लिखी है बी नॉट,
ओमेगा, के एंड लेमडा, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर बी नॉट निकालने के लिए ई नॉट अपॉन सी लगा दीजिए, अभी हमने लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन पर कूलम और सी होता है 3 इंटू 10⁸। आपने डिवाइड किया तो 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आ गया। ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब बात करते हैं ओमेगा का। तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू 3.14 और फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज दी है, 50 इंटू 10⁶। सॉल्व कर लीजिए, 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा आ गया। अगली बात के है, जिसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, जो 2 पाई अपॉन लेमडा के भी बराबर होता है और ओमेगा अपॉन सी के भी बराबर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 10⁸ और सी हो गया 3 इंटू 10⁸। डिवाइड मारा 1.05 पर मीटर आपकी वैल्यू आ गई के की। अब बचा लेमडा। तो हम जानते हैं कि लेमडा की वैल्यू होती है सी अपॉन न्यू। तो c की वैल्यू 3.10⁸ और न्यू हो गया 50 इंटू 10⁶। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, 6 मीटर आपका आंसर आ गया। ये चारों चीज आप निकाल लिए, यानी पार्ट ए आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आती है बात पार्ट बी की, जहां ई और बी का एक्सप्रेशन निकालना है। उसको चलते हुए हम ये मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं है सवाल में, लेट वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन, भाई ये आप बनाने जावे यहां पर, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस बना लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड एक्सेस जब बनाते हैं तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करना चाहिए। यानी आई क्रॉस जे के आना चाहिए, यानी एक्स क्रॉस वाई करो तो जेड की डायरेक्शन में अंगूठा होना चाहिए। वरना अगर आप जेड इधर बना देंगे और वाई इधर, कई किताबों में होता तो गलत छपा होता है। दो कंडीशन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की, उम्मीद है समझ पाए। एक्स वाई जेड 1990 पे हो और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करे, यानी आई क्रॉस जे करें तो के कैप मिले। ठीक है, समझ गए होगे। तो यहां पर हमने ये मान लिया कि इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, नहीं दिया तो मान ही लेते हैं। तो ई किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई क्रॉस बी, ये ई हो जाएगा वाई एक्सेस की तरफ और बी हो जाएगा जेड एक्सेस की तरफ। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखिए जो इक्वेशन होती है ये वेक्टर फॉर्म में लिखी है, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हमको जे कैप लगा के मिल जाएगा। जो आई कैप, जे कैप, के कैप होता है, या ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शन देने के काम आते हैं। तो पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ जो वेक्टर होगा वो जे कैप हो जाएगा। तो ये ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू जे कैप। ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली, दे रखी थी 120 न्यूटन कूलम। साइन के की वैल्यू निकाली है 1.05, ये देखिए एक्स लिखा। ओमेगा भी हमने निकाल रखा है, दिस वन, ये वैल्यू रख दीजिए और ये जे कैप बन गया। ये पूरा एक्सप्रेशन ई का निकाल लिया। ये जब गाढ़ा गाढ़ा एनसीईआरटी में लिखा होता बोल्ड में, इसका मतलब है वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये कभी कभी समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को, तो मैंने कहा आपको बता दूं। और रही बात बी वेक्टर की निकालने की, तो बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप। के कैप क्यों, क्योंकि ये जेड एक्सेस की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, तो के कैप हो गया जेड एक्सेस की तरफ। बी नॉट की वैल्यू आपने निकाली है यहां पर 4 इंटू 10⁻⁻7। ये देखिए 4 इंटू 10⁻⁻7, ये साइन हो गया। और के की वैल्यू पहले से पता थी, निकाली थी मतलब, और ये ओमेगा की वैल्यू टेस्ला में आंसर आ गया है। ये पूरा आंसर, ये बड़ा अच्छा सवाल है और अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं और जो बच्चे इनको वेक्टर फॉर्म टैकल नहीं कर पाते वो लुढ़क जाते हैं इसमें। आप नहीं लुढ़केंगे क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है। उम्मीद करते हैं कुछ नोट्स भी बनाए होंगे जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। अब अगला सवाल करते हैं, ये खत्म हो जाता है इसके साथ। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पीसीएम के बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी एक साथ है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा है। तो वही क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में सेम छप जाएगा, पेपर नहीं आउट कराया है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं बेटा। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बोर्ड में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और गुड न्यूज क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैंने एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशंस
पूरी किताब के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल यानी क्लास 12 फिजिक्स जो पूरी बुक है उसमें एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं, एग्जाम्पल में जितने सवाल हैं, उन सब का वीडियो सोल्यूशन बनाकर सुपर इजी लैंग्वेज में आपको इसमें प्रोवाइड किया है, इस उम्मीद से कि आप मेहनत कर रहे होंगे। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप जब लगा लेंगे, मान लीजिए मेहनती हैं आप, सोच लिए अच्छा रिजल्ट लाना है, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी समय निकाल के लगा मारिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपका आ जाएगा, पक्का हो जाएगा रिजल्ट। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई सारे हेल्पफुल कोर्सेज मिलेंगे आपके लिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने एग्जाम या अपने रिजल्ट को भी श्योर शॉर्ट बना सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।